Hello students, I welcome you all on the YouTube platform of the Hind Guru Academy. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट को और ये हमारा मोल कंसेप्ट का तीसरा लेक्चर है। हम बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे मैंने पिछले क्लास में सेकेंड लेक्चर में मैंने एंड किया था। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में, और फिर हमने मोल्स के बारे में चर्चा लिया था। मोल्स के बारे में हम आपको बताए थे कि अगर किसी स्पीसीज का अगर मान लीजिए हमारे पास इतना क्वांटिटी अगर है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पीसेस कोई भी सब्सटेंस होगा तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उस सब्सटेंस के 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक कि हमने डिस्कशन कर लिया था सेकेंड लेक्चर तक। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे पिछले क्लास में हमने एंड किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स या फिर हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो, मोल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास कई तरीके हैं। हम यहाँ पे मोल कैलकुलेट करने का मेनली थ्री वेज हम लोग देखेंगे। 3 तरीके से मोल कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में आपको किस तरह का डेटा दिया जा रहा है। जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है मोल कैलकुलेट करने का, डेट इज बाय यूजिंग गिवन मास। आपको किसी भी सब्सटेंस का आपको मास दिया जाएगा और मास के हेल्प से आपको मोल कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोल्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एन इक्वल्स टू हो जाएगा जो भी आपको मास दिया जाए, गिवन मास, उसको ग्राम में ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उस सब्सटेंस के मोलर मास से। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना हो बाय यूजिंग गिवन मास। जैसे इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of following species। जैसे मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं 90 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, या फिर आप ले लीजिए 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप ले सकते हो 0.342 kg ऑफ शुगर ले लेते हैं हम लोग, 0.342 kg ऑफ C12H22O11। या 3 क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास जो डेटा दिया गया है डेट इज गिवन मास 90 ग्राम, 200 ग्राम, 0.342 kg। तो आप इसके हेल्प से आपको मोल कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग गिवन मास, दैट इज गिवन मास को क्या करना है उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, ग्लूकोज का जो मोल्स हो जाएगा मोल्स ऑफ C6H12O6। तो जितना आपको मास दे दिया गया है दैट इज 90 ग्राम दिया गया है, उसको डिवाइड कर दीजिए आप ग्लूकोज के मोलर मास से। पिछली क्लास में हमने मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा था। कार्बन का 12 जितने भी इसके अंदर एटम्स दिख रहा है सभी के एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं और यूनिट क्या लगा देंगे, ग्राम पर मोल। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास हो जाएगा दैट इज 180 ग्राम पर मोल। अब जिन लोगों को मोलर मास कैलकुलेट करने में दिक्कत है वो हम सेकेंड लेक्चर्स में बहुत अच्छे से मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। आप वहां से देख लीजिए जाकर के। C6H12 ये सारे एग्जांपल भी हमने उस दिन किया था। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, और यहाँ से आप इसको 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा
तो ये कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज हाफ मोल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका आपको दिया हुआ 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 100 ग्राम पर मोल। हम सिर्फ 100 नहीं बोलेंगे, यूनिट के साथ बोलेंगे, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो आप इसको यहां से कैंसिल कर लो, 100 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर आ जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, फिर हम थर्ड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपको जो वैल्यू दिया गया है दैट इज मास का जो वैल्यू दिया गया है, मोल ऑफ C12H22O11 इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पे जो गिवन मास दिया गया वो केजी में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो 0.342 को आप ग्राम में चेंज कीजिएगा केजी को, तो यहाँ पे 1000 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ये हो जाएगा ग्राम इन डिवाइडेड बाय C12H22 का जो मोलर मास होता है दैट इज 342 ग्राम पर मोल। यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, इसको पॉइंट को यहां से हटाएंगे, 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से, और यहां से 342 कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल ऊपर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 मोल। तो इस तरीके से गिवन मास के हेल्प से आप किसी भी स्पीशीज का आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। आपको उसका मोलर मास पता होना चाहिए, और जो भी मास दिया जाए उसको अगर वो केजी में दिया गया है तो आप उसे ग्राम में बदल लीजिए, अब फिर फॉर्मूले में हम डायरेक्ट पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इस पे कुछ अच्छे से क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, mass of an atom of an element X is 1.6 into 10 to the power minus 23 ग्राम। दिन इसमें हमको बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 19.2 kg of it। एक तो ये क्वेश्चन है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास मोल कैलकुलेशन पे ही। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weigh 1 kg। ये 2 क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हो तो इसमें बोला जा रहा है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 1.6 into 10 to the power minus 23 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 किलोग्राम ऑफ इट। 19.2 किलोग्राम का एक एलिमेंट दिया हुआ X, आपको कैलकुलेट करना है उस एलिमेंट X का मोल्स। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मोल्स का हमारे पास बस एक ही फॉर्मूला। अगर गिवन मास देकर के अगर हमसे पूछा जा रहा है 19.2 kg, ये गिवन मास दे दिया गया है, इसको तो आप पहले ग्राम में चेंज कर लो। 19.2 kg को आप ग्राम में चेंज करोगे तो 19.2 into 1000 ग्राम, और डिवाइडेड बाय जो भी एलिमेंट X दिया गया है उसका मोलर मास हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे।
अब ये एलिमेंट X, इसका मोलर मास हमको पता तो नहीं है, लेकिन मोलर मास को कैलकुलेट करने तो हमको आता है। मोलर मास के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 19.2 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय, मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ 1 यूनिट, मास ऑफ 1 यूनिट इंटू अवोगाड्रोस नंबर। मतलब आप जिस सब्सटेंस का मास, मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास का डेफिनेशन क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो अगर आप इस एलिमेंट X का मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस एलिमेंट X के 1 यूनिट के मास को क्या करना है, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और इस एलिमेंट X के जो 1 यूनिट होगा, तो एलिमेंट के अंदर क्या है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और एक एटम के मास को आप अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X। तो इस एलिमेंट X के अंदर जो छोटे छोटे एटम्स है, तो एक एटम का मास आपको यहाँ पे ये दे रखा है। तो आप एक एटम के मास को 1.6 इंटू 10⁻⁻23 को अगर आप अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो बेसिकली इस एलिमेंट X के आप इतने Na एटम का मास आप कैलकुलेट कर रहे हो। एक एटम का मास दिया हुआ 1.6, इसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली 1 मोल एटम का मास कैलकुलेट हो गया। अब 1 मोल एटम का मास ही क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट X का मोलर मास। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 19.2 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ X दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻23 ग्राम इंटू आ जाएगा अवोगाड्रोस नंबर, डेट इज 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻23 पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से पॉइंट को आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगा 192 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 16। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू आ जाए वही आपका क्या हो जाएगा, मोल। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन मोल कैलकुलेशन का नहीं, बेसिकली आपसे मोलर मास कैलकुलेशन का था। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे मोलर मास कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे बेसिकली उसी चीजों को हम टारगेट करते हुए क्वेश्चन लिया है कि आपको मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर कोई अननोन एलिमेंट X दिया जाए, अननोन सब्सटेंस का अगर आपसे मोलर मास पूछेगा तो आपको उस सब्सटेंस के 1 यूनिट का मास जरूर देगा। तो 1 यूनिट के मास को आप अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस सब्सटेंस का मोलर मास आ जाएगा। और फिर जो भी गिवन मास दिया गया उस गिवन मास को ग्राम में कन्वर्ट करके, अगर ग्राम में है तो ठीक है, किलोग्राम में है तो आपसे ग्राम में बदल लीजिए, फिर उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें आप मोल यूनिट लगा दो, वही क्या हो जाएगा, उस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ बना रहे हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg। 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो वो कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मोल हमसे पूछा जा रहा है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन मास। तो गिवन मास को हमको डिवाइड करना होता है मोलर मास से, और यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है तो इसको ग्राम में बदल के हम लिखेंगे 1000 ग्राम। और अब इस इलेक्ट्रॉन के मोलर मास से इसको डिवाइड करना है, और इलेक्ट्रॉन का मोलर मास कितना हो जाएगा, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास को हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के मास को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.9। 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10⁻23 10⁻⁻23 से कैंसिल हो गया। तो जो वैल्यू बच रहा है हमारे पास दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.02। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आ जाए उसमें मोल यूनिट लगा दीजिए, यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इस वाले क्वेश्चन का।
तो ये दो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमने बेसिकली मोलर मास कैलकुलेशन के बेस्ड क्वेश्चन था। बाकी मोल्स कैलकुलेशन इसमें काफी इजी है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपसे मोलर मास कैलकुलेट हो रहा है तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर इस तरह क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था मोल कैलकुलेट करने का, डेट इज बाय यूजिंग गिवन मास। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड मोल कैलकुलेट करने का, और हमारा सेकेंड मेथड है दैट इज बाय यूजिंग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको क्वेश्चन में जो है ना मेंशन करेगा कि ऑक्सीजन एटम के कुछ नंबर दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि 100 ऑक्सीजन के एटम्स है, या किसी आयंस के बारे में बताएगा, एल्युमिनियम +3 हो गया, SO4-2 हो गया, या मान लीजिए साइनाइड माइनस आयन हो गया। कोई सा भी आयंस के बारे में आपको उसका नंबर मेंशन करेगा कि 10⁻23 आयंस एल्युमिनियम +3 के हैं, तो ये कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा। या आपको मॉलिक्यूल्स भी दिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में 3 चीज आते हैं, एटम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और नंबर ऑफ आयंस। तो हमारा सेकेंड मेथड जो है मोल कैलकुलेट करने का, डेट इज बाय यूजिंग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इस पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। और जब इस तरीके से अगर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके अगर आपसे मोल कैलकुलेट करवाता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, डेट इज जो भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपको नंबर ऑफ एटम दिया जाए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया जाए, या नंबर ऑफ आयंस, आप जस्ट उसे डिवाइड कर दीजिए अवोगाड्रोस नंबर से, तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा उस पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of given species। गिवन स्पेसीज, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 200 सोडियम एटम्स, सोडियम के 200 एटम्स दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इसके मोल बताने के लिए, नंबर ऑफ मोल। या फिर आपको दे दिया जाएगा 10⁻10 into 12.04 into 10⁻10 एल्युमिनियम +3 आयंस। या फिर आप ले लो 3.01 into 10⁻⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि सोडियम एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ एटम यूज किए। एल्युमिनियम +3 एक आयंस है, H2O एक मॉलिक्यूल्स है। तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको एटम का भी संख्या दिया जा सकता है, आयंस का भी संख्या दिया जा सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स का नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो आपको एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स किसी का भी अगर आपको नंबर दे करके अगर उसका मोल्स अगर आपसे पूछा जाए, तो बस हम क्या करेंगे, उसमें अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। आप चाहो तो अवोगाड्रोस नंबर को 6.02 into 10⁻23 लिख के पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या फिर NA के टर्म में भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। आपको ऑप्शन किस हिसाब से दिया जाता है। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाया जाता है, वो NA के टर्म में ही आंसर पूछता है, तो आप NA के टर्म में ही कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर कटने वाला कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम एटम जो हो जाएगा, डेट इज जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है 200, इसको डिवाइड कर देंगे हम बस अवोगाड्रोस नंबर से, यही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स। यूनिट बिल्कुल भी लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है
कि एल्यूमिनियम +3 का मोल बतलाना है, तो एल्यूमिनियम +3 का जो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, जो भी इसके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, 12.04 इंटू 10⁻10, इसको डिवाइड कर देंगे हम कितना से, एवोगैड्रोस नंबर से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा कैंसिल होने वाला है, तो आप Na के जगह पे आप यूज कर लो 6.02 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 6.02 अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो सकता है, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10⁻13, तो जो वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻−13 मोल्स। तो इस तरीके से हम इसका मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है H2O मॉलिक्यूल्स का। तो जो भी इसका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है दैट इज 3.01 इंटू 10⁻, इसको आप +23 कर लो, 10⁻23, इसको हम डिवाइड करेंगे बस एवोगैड्रोस नंबर से, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, और 3.01 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2, दैट इज ये कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा, 0.5 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गिवन नंबर ऑफ मास से हम लोग देख लिए, और ये हो गया आपके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो एटम्स का भी नंबर दे सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी नंबर दिया जा सकता है, और आयंस का भी नंबर दिया जा सकता है, ये सब पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ जाते हैं, दैट इज थर्ड वे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। और ये जो हमारा थर्ड तरीका है, बाय यूजिंग गिवन वॉल्यूम एट STP एंड NTP। ये जो तरीका हम लोग अपनाते हैं, ये बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला जो भी अभी हम फॉर्मूला आपको बतलाएंगे वो अप्लाई करते हैं हम लोग गैसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए। फॉर आइडियल गैस ओनली। अब ये आइडियल गैस क्या होता है, तो आगे चल के हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी आप सिर्फ गैस मानो कि अगर आपको एक गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा, अब वो STP और NTP क्या होता है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी गैस की वॉल्यूम एट STP और NTP जैसे वर्ड अगर मेंशन करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। क्या होता है STP और क्या होता है NTP, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बेसिकली STP और NTP कंडीशन एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को बतलाता है। अगर किसी क्वेश्चन में STP वर्ड मेंशन किया है या NTP जैसे चीजों को मेंशन किया है, तो बेसिकली वो आपको टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू बता रहा है। अगर STP मेंशन किया है तो हम यहाँ पे जो टेम्परेचर का जो वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज STP पे हम टेम्परेचर को लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कितना बोल सकते हो 273 केल्विन। और प्रेशर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज 1 atm। और NTP पे हम यूज करते हैं, NTP पे जो टेम्परेचर जो हम यूज करते हैं दैट इज, इसका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये इसका कोई एक फिक्स टेम्परेचर हम यूज करते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। और जनरली ये फिक्स टेम्परेचर जो हम लोग यूज करते हैं, अगर हम इस चैप्टर के अंदर बात करें मोल कंसेप्ट के अंदर, तो जनरली या फिर आगे चल के हम जैसे थर्मोडायनामिक चैप्टर और पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पढ़ते हैं, तो जो मेनली मोस्टली इक्विलिब्रियम चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर,
11 12 का जो भी सिलेबस है उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो एनटीपी कंडीशन पे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर, और फिक्स टेम्परेचर आप यूज करते हो समटाइम्स 0 डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं और कभी कभी हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं। इसके अलावा वो ये मोस्टली यूज किया जाता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो है ना, कुछ आपको अगर कोई और वैल्यू होगा तो वो मेंशन करेगा कि एनटीपी पे इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो भी काम हो रहा है, जो भी रिएक्शन वगैरह हो रहा है, वो आपको मेंशन करेगा। और अगर कुछ नहीं मेंशन कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम या तो 0 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं या फिर 25 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। और प्रेशर का जो वैल्यू हम यूज करते हैं दैट इज 1 बार। यहाँ पे 1 एटीएम यूज करते हैं एसटीपी पे, और यहाँ पे एनटीपी पे 1 बार यूज करते हैं। और 1 बार और इस दोनों में जो रिलेशन होता है दैट इज 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार। तो देखो होता है क्या ना कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही यूज करते हैं। प्रेशर यहाँ पे 1 एटीएम है, यहाँ पे प्रेशर 1 बार है, लेकिन ये 1 बार और एटीएम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.013 बार, मतलब 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो अब एसटीपी और एनटीपी ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता है। आप इसको यूज कर लो, जब भी एसटीपी का क्वेश्चन आए आप ये वैल्यू यूज कर लो या ये वैल्यू यूज कर लो, आपका न्यूमेरिकली आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। पॉइंट के बाद एक दो डिजिट में डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज आंसर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो अगर हम दोनों ही कंडीशन पे मान करके अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट अगर करते हैं, तो चूंकि हम आपको पहले ही बतला दिए हैं कि ये जो तरीका है ना, ये अप्लाई करते हैं मोल कैलकुलेट करने के लिए, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, calculate the volume of 1 mole an ideal gas। एक आइडियल गैस है 1 मोल है, उसका हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और इसको आप कैलकुलेट कीजिए एट एसटीपी पे भी कैलकुलेट करना है और एट एनटीपी, दोनों पे हम कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि अगर 1 मोल आइडियल गैस को अगर एसटीपी पे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, और एनटीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है। इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूं। देखो अगर हम एसटीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो आपको पहले ही हम बात कर चुके हैं कि एसटीपी पे हम जो प्रेशर यूज करेंगे 1 एटीएम, टेम्परेचर यूज करेंगे 273 केल्विन, और एक आइडियल गैस के लिए अगर हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अभी ये इक्वेशन आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि इस चैप्टर में हम इस इक्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के बारे में। हाल फिलहाल अब बस इतना समझ लो, जब भी एक आइडियल गैस के बारे में चर्चा होता है उसकी किसी प्रॉपर्टीज को, पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना था, प्रेशर को, वॉल्यूम को, मोल को या फिर टेम्परेचर को, तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन के हेल्प से हमको कैलकुलेट करना हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा दैट इज V इक्वल्स टू nRT अपॉन P। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। V इक्वल टू n का वैल्यू दिया हुआ 1, n इज द नंबर ऑफ मोल, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, V इज वॉल्यूम, T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेम्परेचर हम केल्विन में यूज करेंगे, और R जो होता है वो कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसके अलग अलग वैल्यूज होते हैं, 0.0821 भी होता है,
8.314 होता है और 2 भी होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की क्या डेटा दिया हुआ उस हिसाब से हम आर की वैल्यूज यूज करते हैं। हम यहाँ पे अगर चाहे तो आपको लिख देते हैं, अगर आप आर की वैल्यू 0.0821 भी यूज कर सकते हो, आर की वैल्यू हम 8.314 भी यूज करते हैं। ये आर की वैल्यू हम तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम आपको दिया जाए लीटर में और प्रेशर दे दिया जाए एटीएम में, और ये वैल्यू हम आर की तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम दे दिया जाए आपको मीटर क्यूब में और प्रेशर आपको दे दिया जाए पास्कल में। और एक और वैल्यू होता है 2, वो एनर्जी कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, उसका भी यहाँ पे यूज नहीं है। आगे चल के हम और भी जब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा, यहाँ पे का वो टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो V इक्वल्स टू N की वैल्यू कितना हो गया 1 मोल आइडियल गैस, तो 1। R की वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 0.0821। टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं STP पे टेम्परेचर और केल्विन में यूज करना है, तो कितना हो जाएगा 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 एटीएम। और देखो यहाँ पे ये 273 केल्विन और ये जो 0.0821 है इसका जो यूनिट होता है डेट इज लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे वैल्यूज को तो आप देखो एटीएम से ये एटीएम नीचे कैंसिल हो जाएगा, एटीएम से यहाँ एटीएम को कैंसिल कर सकते हैं, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और लीटर और ये 1 जो यूज किए थे ना, ये इसके साथ एक यूनिट आएगा 1 मोल, तो मोल से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, पर मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे यह सिर्फ लीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर। तो ये हमारा एसटीपी पे वॉल्यूम आ गया 1 मोल आइडियल गैस का। अगर हम सेम चीज कैलकुलेट करते हैं एट एनटीपी, अगर आप एट एनटीपी कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, V इक्वल्स टू NRT अपॉन P। फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी वैल्यू हम अलग अलग पुट करेंगे। N की जगह कितना दिया हुआ डेट इज 1 मोल, तो ये 1 मोल हो गया। R की जगह हम वही वैल्यू यूज करेंगे 0.0821, यूनिट भी यूज कर लो, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर आपको दिया हुआ कितना, यहाँ पे टेम्परेचर भी हम 0 डिग्री सेल्सियस लेके ही काम चला रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो जाएगा 273 केल्विन। इसको डिवाइड करना प्रेशर से, प्रेशर कितना 1 बार, और यहाँ पे हम 1 बार को एटीएम में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो आर का वैल्यू यूज किया 0.0821, और ये वैल्यू कब यूज करते हैं जब वॉल्यूम लीटर में और प्रेशर एटीएम में। तो अगर आप आर की वैल्यूज को अगर एटीएम में 0.0821 यूज कर रहे हो तो आपको प्रेशर किस में लेना पड़ेगा, एटीएम में लेना पड़ेगा। तो इसको अगर हम 1 बार को अगर एटीएम में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.013 एटीएम। अब यहाँ से यूनिट जो है ना बहुत आसानी से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, पर केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो गया, मोल से ये पर मोल कैंसिल हो गया। इस सारे वैल्यूज को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा डेट इज ये ऊपर में रह गया 0.0821 इंटू ये ऊपर चल जाएगा 1.013 और सारे यूनिट कैंसिल हो गया, बस यहाँ पे लीटर बचा हुआ है। इसको आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 22.7 लीटर। तो आप देख सकते हो अगर आप एनटीपी पे एसटीपी पे कैलकुलेट करते हो तो आपको 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम आ गया डेट इज 22.4 लीटर और एनटीपी पे कितना आ रहा है 22.7 लीटर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पॉइंट से पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम है। तो आप एसटीपी और एनटीपी डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप कोई से भी डेटा यूज कर सकते हो। हालांकि आप तो जितने भी नए ऑथर की बुक आ रहा है जो अभी लेटेस्ट एडिशन में, उसमें एनटीपी जैसी चीज़ों को कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है, एसटीपी पे ही हम लोग काम बनाते हैं। और पुराना बुक अगर आप देखिएगा तो उसमें एनटीपी के बारे में चर्चा किया हुआ है, तो आप एसटीपी को ही लेकर के चलो 22.4 ही यूज कीजिए, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो हमारा कैलकुलेशन था। अब हम बात करते हैं कि अगर गिवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो दिया जाए एसटीपी और एनटीपी पे तो मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप
तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हम बतला रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एट एसटीपी। तो आप देख सकते हो 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था, अगर 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम कितना आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है 22.4 लीटर। या फिर आप इसको ऐसे मानो, दैट इज 22.4 लीटर वॉल्यूम आ रहा है किसका? 1 मोल आइडियल गैस का। 1 मोल, अगर मान लीजिए हम 1 लीटर का कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल। और अगर इन जनरल अगर मान लीजिए हम V लीटर का कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय 22.4 मोल। तो अगर हम यहाँ से अगर बात करें कि नंबर ऑफ मोल एट एसटीपी, तो आप क्या कर सकते हो? जो भी वॉल्यूम दिया जाए, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, इसको डिवाइड हम लोग करेंगे किससे? 22.4 लीटर से। ये भी लीटर में ले लेना है और ऊपर में भी नोमिनेटर में भी क्या आएगा? लीटर में ही आएगा। तो जो भी आपको एसटीपी पे वॉल्यूम दिया जाए, अब एसटीपी पे क्वेश्चन जो आएगा ना, तो आपको एसटीपी वर्ड लिख करके देगा, या फिर आपको जो एसटीपी पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर बताया वो वैल्यू देगा। तो आपको पता चलना चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर के वैल्यूज को देखते हुए कि वो एसटीपी का है कि नहीं। अगर एसटीपी का है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। और अगर एनटीपी की बात अगर हम करते हैं, एट एनटीपी, तो एनटीपी पे अभी हमने देखा है कि 22.7 लीटर वॉल्यूम आ रहा था। किसका आ रहा था? दैट इज 1 मोल आइडियल गैस का। तो आप बताओ, अगर 1 लीटर का कैलकुलेट करेंगे तो कितना मोल आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 22.7 मोल। और अगर इन जनरल हमको एक गिवन वॉल्यूम अगर V लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर, 100 लीटर दिया जा रहा है तो कितना मोल आएगा? तो बस हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। V डिवाइडेड, इसमें V मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय 22.7 मोल। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एट एनटीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे? दैट इज 22.7 लीटर से। आप यहाँ पर भी ऊपर में भी लीटर यूज करोगे और डिनोमिनेटर में भी हम लीटर में ही लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बाय यूजिंग गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी एंड बाय यूजिंग गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी। लेकिन आपको हम हिंट दे रहे हैं, जब भी एसटीपी एनटीपी की चर्चा करें तो आप या तो 22.4 यूज करो, 22.7 यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आंसर बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, आंसर काफी क्लोज आएगा, डिफरेंस आंसर में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपको मैंने एसटीपी बता दिया, एनटीपी बता दिया, तो आपको जो अच्छा लगे, जो सुइटेबल लगे, आप वो यूज कर सकते हो। तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कंडीशन आप ध्यान रखना, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, आइडियल गैस इक्वेशन से। और आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है, तो गैसेस के केस में ही अप्लाई करेंगे, बाकी और किसी जगह नहीं। लिक्विड के केस में नहीं अप्लाई। आपको H2O लिक्विड दे करके पूछेगा कि इतना 5 लीटर या 50 ml या 100 लीटर H2O लिक्विड दिया गया है, तो इसके मोल बताइए। तो आप उस वॉल्यूम को हम इसे यहाँ से डिवाइड 22.4 या 22.7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि H2O लिक्विड बोला जा रहा है, H2O गैस नहीं। तो फिर हम सिर्फ आइडियल गैस के केसेस में, अगर किसी गैस का अगर चर्चा कर रहा है तो जाकर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the volume या calculate the number of moles of 11.2 liter SO2 gas एट एसटीपी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बाईस पॉइंट, या फिर आप ऐसे ले लो 0.227
ml, 0.227 ml, या फिर आप (227 ml NH3 गैस एट NTP, या फिर एक और हम लोग ले लेते हैं, डेट इज 44.8 लीटर CO2 गैस एट STP। आपको STP और NTP लिख करके दिया गया है और गैस का वॉल्यूम बताया गया है, इसका हमको मोल कैलकुलेट करना है। तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे जब भी आप देख सकते हो STP दिया और गैस के बारे में बात कर रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे मोल के लिए। तो बताइए मोल ऑफ SO2 जो हो जाएगा यहाँ पे, डेट इज गिवन वॉल्यूम एट STP पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ, डेट इज 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, और इसको डिवाइड कितने से कर देंगे हम लोग, 22.4 लीटर से। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 11.2, ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज हाफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.5। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है 0.5, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यूनिट लगा देंगे, दैट इज मोल, 0.5 मोल। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है 227 ml, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में जो यूज करेंगे दैट इज लीटर में, तो इस ml को आपको चेंज करना पड़ेगा लीटर में। तो मोल ऑफ NH3, मोल ऑफ NH3 जो हो जाएगा दैट इज 227, और 1 ml बराबर कितना होता है, 10⁻³ लीटर, और इसको डिवाइड हम कितना से कर देंगे, अब ये लीटर में आ गया, अब चूंकि NTP पे बोला गया है तो आप NTP पे ले लो 22.7, आप 22.7 लीटर। आप देख सकते हो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 ऊपर चल जाएगा, और 227 से कैंसिल हो जाएगा, ये 227 से इसको कैंसिल कर दो, अब 10 ऊपर चल जाएगा, -3, और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 10⁻³ और एक 10 नीचे से आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻², या फिर हम कितना बोल सकते हैं, 0.01 मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। 227 ml अमोनिया गैस एट NTP पे कितने मोल को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 0.01 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम ये थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो इसमें जो मोल ऑफ CO2 गैस, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, STP पे बोला जा रहा है, तो जो भी वॉल्यूम दिया गया उसको आप डिवाइड कर दो, तो चूंकि ये लीटर में ही दिया हुआ है, इसको चेंज वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है। 44.8 लीटर डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपको, लीटर से ये लीटर कैंसिल, और ये 2 टाइम्स इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा, 2 मोल। तो इस तरीके से हम लोग मोल कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज STP पे और NTP पे। तो ये तो काफी हम इजी क्वेश्चन लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको बन गया। अब हम कुछ एक अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मोल कैलकुलेट करना है तो STP वाली कंडीशन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए, कैलकुलेट दी number of moles of 2240 2240 ml SO3 gas at 0 degree Celsius and 1 atm प्रेशर।
अब देखो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने बोला गया और डेटा में आपको क्या दे दिया गया, डेट इज वॉल्यूम दिया गया है और वॉल्यूम ml में दिया गया है। अब हम यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर कंडीशन बनाया है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एसटीपी कंडीशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको एसटीपी डायरेक्ट नहीं बोल करके एसटीपी का जो मतलब होता है ना वो आपको लिख के दिया है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको एसटीपी नहीं बोल करके आपको ये वैल्यू दिया गया है। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा लो, आपको क्लियर होना चाहिए कि एसटीपी का क्वेश्चन है कि नहीं। तो मोल एट एसटीपी, इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज किसका मोल कैलकुलेट करना है, SO3 का कैलकुलेट करना है। तो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम दे दिया गया है 2240 ml और इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमको लगाना पड़ेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये लीटर में आ गया और डिवाइड इसको कितना से करेंगे हम लोग 22.4 लीटर से। इसको आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2240 इंटू 10⁻³ इस पॉइंट के बदले हम एक 10 यहाँ ऊपर ले लेते हैं तो नीचे कितना बच जाएगा 224। तो 224 को इससे कैंसिल कर दो, यहाँ से बचेगा 10 और ये हो जाएगा 100। तो -3 है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 10⁻⁻1 डेट इज 0.1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा तीनों मेथड हमने यहाँ पे देख लिया, तीनों मेथड का हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे देख लिए। अब देखो, अब हम लोग जो बात करते हैं ना मोल कैलकुलेशन की, थोड़ी सी और अच्छे लेवल पे हम क्वेश्चन करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वॉल्यूम दे करके आपसे मोल कैलकुलेट करवाएगा, अब आपको मोल्स दे करके आपको वॉल्यूम भी कैलकुलेट करवा सकता है। इनफैक्ट आपको एक मॉलिक्यूल्स के अंदर पूरे, जैसे SO2 की बात करते हैं तो SO2 का आपको दे दिया जाएगा कि भाई 5 लीटर SO2 है। तो 5 लीटर SO2 दे करके आपको SO2 के अंदर सल्फर के कितने आइटम्स है, ऑक्सीजन के कितने आइटम्स है, SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है। तो सिर्फ वॉल्यूम से ही नहीं, आपको गिवन मास दे करके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे करके, अलग अलग एक एक एटम का मोल भी आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है, एक एक एटम का नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट करवाया जा सकता है। तो अब हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस पे बेस्ड दो क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। अब हम इससे आगे जो भी बात करेंगे डेट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मोल। ये दो टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको कैलकुलेशन करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।